बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पंजाब काबीना में जो हालिया रद्दोबदल हुई है, जो वज़ीर जेल खाना जात फ़याज़ुल हसन चौहान थे उन्हें तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी बना दिया गया। दूसरी जानिब असद खोखर को जो काबीना में शामिल किया गया उन्हें हाउसिंग एंड हेल्थ का महकमा अलॉट किया गया है। तो इस सारे रद्दोबदल के पीछे फ़याज़ुल हसन चौहान का ये कहना है कि जो एक नई इजाफी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है वो हुकूमतों की कारकर्दगी को बयान कर रही है कि अब तक पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही। तो ये जो रद्दोबदल हो रहा है इसके पीछे असल मकासद क्या है? आने वाले दिनों में रद्दोबदल क्या पंजाब हुकूमत के फेवर में जाएगा या फिर से उन्हें तनकीद ही बर्दाश्त करना पड़ेगी? इसी इशू पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन राना अजीम साहब ने ये रद्दोबदल के हवाले से छीनगोई की थी, पहले वो मुलाहिजा कीजिए फिर आगे बढ़ता है। शमशाम बुहारी और फ़याज़ुल हसन चौहान सब भी फेवरेट हैं और शमशाम बुहारी सब जो हैं उनके हवाले से भी बात की जाए। फ़याज़ुल हसन चौहान चूँकि हर मुहाज पे भरा डट के बोले हैं, शमशाम बुहारी भी बोले हैं। अब देखना ये होगा कि किसको किस जगह पे कौन किस तरह सेट करते हैं। नाज़रीन, आज इसी सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमारे पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया राव खालिद साहब ने और सहील इकबाल भट्टी साहब ने। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सईद खावर साहब। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को एक इजाफी कलमदान नवाज दिया गया, वो कहते हैं कि कारकर्दगी बयान करनी है। क्या समझते हैं कि इस रद्दोबदल के पीछे असल मुहर्रिकात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक बड़ी क्लियर सी बात है कि अब चूंकि हुकूमतों के पास वक्त भी थोड़ा रह गया है, अब आखिरी इनिंग्स है जो वो खेल रहे हैं, इसके बाद एक नया मैच शुरू होना है और जिस टीम ने इस आखिरी इनिंग्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाई होगी उसे अगले मैच में फेवरेट करार दिया जाएगा, वही उसी के जीत के चांस ज्यादा होंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब में जो हालिया मुलाकात हुई, इस मुलाकात में वज़ीर आज़म की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वज़ीर आला पंजाब को कहा गया कि आप जो रद्दोबदल चाहते हैं हम रद्दोबदल कर देते हैं। आप अगर चाहते हैं कि कुछ किसी को खींचना है, किसी को सख्ती करनी है, किसी को तब्दील करना है, तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आपको मुकम्मल इख्तियार देता हूँ। मगर ये ज़हन में रखिएगा कि मुझे अब पंजाब में रिजल्ट चाहिए, पंजाब के अंदर हमें बेहतरीन रिजल्ट चाहिए। जिसके बाद वहां पे ये बात हुई कि बिल्कुल पंजाब में बेहतरीन रिजल्ट के लिए वज़ीर आला पंजाब को मुकम्मल पहले भी बाख्तियार थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो उनकी राह में रुकावट थी, कुछ ऐसी सिफारिशें थी जिसकी वजह से वो काम उस तरीके से कई लोगों से नहीं ले सकते थे। अब वज़ीर आला पंजाब को बिल्कुल मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया गया और उन्हें कहा गया है कि आप डट जाएं और डट कर इसे आखिरी हद तक लेकर जाएं और जो कुछ हो सकता है वो करें। और इसी के बाद आप देखें, ये सारे मामला के बाद सबसे पहले फरदौस आयशा गवान जो हैं उनको तब्दील किया गया, उनका कलमदान वापस लिया गया। उससे पहले आपको पता ओन चौधरी वाला जो मामला हुआ, उसके बाद बाकी भी दीगर बहुत से मामला थे, इस पर काम शुरू हुआ और एक लंबी चौड़ी पहले लिस्ट दी गई ब्यूरोक्रेसी की, जिसमें बाकायदा ये कहा गया कि ये फलां ब्यूरोक्रेट जो है इसका फलां सिफारिशी है और अगर हम इस पे सख्ती नहीं करेंगे तो आने वाले वक्तों में हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस सारे मामला के बाद फिर वज़ीर आला पंजाब को जब मुकम्मल तौर पर वो इख्तियारात भी मिल गए जो वो नहीं भी चाहते थे, तो उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया। मेरे पास इतला ये है कि 3 डिवीजन जो है इनको खास टारगेट करने का कहा गया है, जिसमें से एक है रावलपिंडी डिवीजन, दूसरा है गुजरांवाला डिवीजन और तीसरा है लाहौर डिवीजन। इन 3 डिवीजन के अंदर जो है तहरीक इंसाफ की पोजीशन को मजबूत बनाया जाए। इसमें ब्यूरोक्रेसी में आपको ये भी बताता चलो, आइंदा आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। आइंदा आने वाले दिनों में यासर मैं आपको ये भी बड़ी खबर दे दूं, 2 से 3 वज़रा के कलमदान भी तब्दील होंगे। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन्होंने ये भी फैसला किया है, पिंडी, क्योंकि राव साहब भट्टी साहब इस पिंडी से तल्लुक़ रखते हैं, इनको पता होगा। मेरे पास जो इतला है, जो एक हुकूमती अहम शख्सियत ने मुझे खुद कही, उन्होंने कहा कि पिंडी डिवीजन के हवाले से मरी, रावलपिंडी डिवीजन, जेहलम, इन सब साइडों पे के हवाले से उन्होंने फैसला किया है कि उन मुतहर्रिक लोगों को आगे लाया जाए, उनको ज्यादा दोबारा लाके लाया जाए जो बिल्कुल इस वक्त तकरीन के पीछे है, लेकिन उनका वोट बैंक है, उनकी कुव्वत है। मतलब जिस तरह सदाकत अब्बासी मरी में है, अब सदाकत अब्बासी के साथ मरी में जो है सरदार सलीम अहमद खान जो है उनको भी लाया जा रहा है, उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि उनके मतलब कहा जाता है कि 2 दफा तहसील नाजम रहे हैं, तहसील इसके रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, नाजम रहे, तहसील नाजम रहे हैं, मुशर्रफ दौर में भी रहे हैं, काफलिक के कैंडिडेट को भी उन्होंने हराया। उसके बाद उन्होंने बकायदा तहरीक इंसाफ में की। इसी तरह उन्होंने कहा लाहौर डिवीजन में उन लोगों को आगे लाया जाए जिन लोगों को पीछे किया गया है, जिनके पास पावर तो मौजूद है लेकिन उनको आगे तहरीक इंसाफ के कुछ लोग नहीं आने दे रहे थे, उनको भी आगे लाया जा रहा है। इसी तरीके से बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है गुजरांवाला डिवीजन में, जिसमें सियालकोट है, शकरगढ़ है, नारोवाल है,
यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी टीम जो है उनको आगे लाया जाएगा और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को जो है जो नजरियाती लोग हैं उन्हें आगे लाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। तो ये रिवाइवल जो है, ये अगर नजरियाती लोगों को अब मौका दिया जाएगा तो माजी में जो उन्हें पसे पुष्ट डालने में अनासिर जो मुतहर्रिक थे उनका क्या बनेगा? राव साहब, आप क्या समझते हैं? बकौल राना अजीम साहब, ये ब्यूरोक्रेसी में भी तब्दीलियां होंगी, नए वज़रा भी आएंगे, ये इन सारी कोशिशों के बाद क्या आपको पंजाब के अंदर पीटीआई की जो कारकर्दगी है वो माजी की निस्बत कुछ बेहतर होती दिखाई देती? या सर, हमें इसके लिए इलेक्शन के फिनोमेना को समझना होगा कि इलेक्शन में जो इलेक्टेबल्स की मूवमेंट होती है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वक्त वो इलेक्टेबल सारे तकरीबन आप कह लें कि पीटीआई के साथ हैं। वो अगले इलेक्शन तक पीटीआई के साथ रहते हैं तो इशू ही कोई नहीं, फिर तो मसला हल हो गया। अगर वो नहीं रहते, उनकी मूवमेंट शुरू होती है तो फिर एक आप कह सकते हैं कि पीटीआई के लिए थोड़ा सा ये लम्हा फिक्रिया होगा। लेकिन इन 2 सालों के लिए जो स्ट्रेटजी जो पीटीआई पर्टिकुलरली जो लेके चलना चाह रही है वो है डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कि डेवलपमेंट प्लस एक महंगाई का सबसे बड़ा इशू जो है पंजाब में ख़ास तौर पे वो महंगाई के हवाले से अपोजिशन ख़ास तौर पे जिस पे फोकस कर रही है बहुत ज़्यादा, वो है महंगाई। बाकी डेवलपमेंट की हद तक जो है मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर उसके बाद इलाकाई प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े शहरों की बेहतर करने के प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम हो रहा है। इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ी से हो रहा है, पिंडी में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और गुजरांवाला कह लें, गुजरात कह लें, आप मुल्तान कह लें, लाहौर के हवाले से भी ये सारे इन्होंने वो चीज़ें करनी है। जो ये राणा साहब जिन इलाकों की बात कर रहे हैं इसमें पिंडी और इस्लामाबाद किसी हद तक सिक्योर है। पीटीआई के लोग जो हैं तकरीबन नज़रियाती आप कह लें जो मोस्टली इलेक्शन यहाँ से लड़े और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी मेजॉरिटी सीटें जीती, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो आपका सेंट्रल पंजाब आ जाता है, गुजरांवाला, लाहौर वगैरह, और फिर गुजरात चौधरीज़ है यहाँ, अगर वो कोलिशन में रहते हैं तो वो मेन फोकस जो गुजरांवाला और लाहौर पे उसकी समझ आती है, क्योंकि वो एरियाज़ है जहाँ पे पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे अगर पीटीआई जैसे सियालकोट में भी इलेक्शन जीता है थोड़ी सी बेहतर तवज्जो दे महंगाई के कंट्रोल करने के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से, और जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है वहाँ पे जो लोग इफेक्टिव हैं, जो ग्रुप्स इफेक्टिव हैं, उनको अगर साथ रखे तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। मेरा ख्याल यही स्ट्रेटजी अब ज़्यादातर होगी। बलदियाती इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाते हैं तो उसमें 2 धारी तलवार होती है, या तो आप बहुत इंटीग्रेशन की तरफ चले जाते हैं, अच्छे लोगों को साथ मिला के एक अपना इलाके में आप छोटे लेवल से लेके ऊपर तक आप एक पूरा नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं जो आपको जनरल इलेक्शन में बहुत फिर सपोर्ट करता है। या फिर ये होता है कि आपके जो अपने लोग भी हैं वो नाराज़ हो जाते हैं टिकटों की तकसीम के हवाले से, चेयरमैन के सिलेक्शन के हवाले से, तो वो जो बलदियाती इलेक्शन है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा 2023 में। फिर जाके जो इलेक्शन होंगे वो आपको उसका मंजरनामा पूरा क्लियर होता नजर आएगा और आप देख लेंगे कहाँ कहाँ पे पीटीआई ने जो काम किया है उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, जैसे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, काम कहाँ पे किया है और तवज्जो अब दोबारा से कहाँ पे दी जा रही है। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? इत्तलात तो ये है कि अगले साल बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसी की तैयारियों के हवाले से ये रद्दोबदल हो रहा है। जी यासिर, मामला ये है कि बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जी बिल्कुल तैयारियों का सिलसिला जारी है और पंजाब के अंदर एक बड़ा यूनिक किस्म का बलदियाती निज़ाम लाया जाएगा जिसकी अवाम का भी एक धरीना मुतालबा था और पाकिस्तान में शायद ये पहली मरतबा जिस पैटर्न के ऊपर इस वक्त तैयारियों का सिलसिला जारी है उस बुनियादों के ऊपर आपको बलदियाती इंतखाबात का सिलसिला होता दिखाई देगा और उसके बाद भी अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए अपने अपने इलाकों की बेहतरी के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मामला ये जो आपने जहाँ से बात का सिलसिला ओपन किया उसके ऊपर भी बात करने की अशद ज़रूरत है। देखिए 3 साल पूरे कर चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इब्तदाई तौर के ऊपर किसी भी हुकूमत के लिए अगर उसने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करनी है, उसने मुल्क की सिमत को तब्दील करना है तो इब्तदाई 1 से 1.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने जितनी फील्डिंग सेट करनी होती है उस दौरान करते हैं। कॉम्पिटेंट रेलिवेंट एक्सपीरियंस के हामिल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर आपका एतमाद होता है कि वो आपको बेहतर डिलीवर करके दिखाएंगे। उसके बाद वुज़रा जिनकी कुछ कॉम्पिटेंसी का इशू होता है उनकी भी आप बेटर प्लेसमेंट कर लेते हैं। लेकिन 3 साल के बाद जब आप दोबारा ब्यूरोक्रेसी और वुज़रा के कलमदान तब्दील करने की जानिब बढ़ते हैं तो बुनियादी तकाजा आपका ये नहीं रह जाता कि आपने को बड़ी तब्दीलियां करनी हैं, क्योंकि वो वक्त गुजर चुका है जिसके अंदर आपने तब्दीलियां करनी थी और अब उसको सम्राट आपके मिलने थे। अब 2 ऑब्जेक्टिव सामने हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिसेंटली सीएम पंजाब से मिले, चीफ सेक्रेटरी भी उस मीटिंग में मौजूद थे, वो चाहते हैं कि कारकर्दगी को कुछ मजीद बेहतर बनाया जाए। लेकिन कारकर्दगी को बेहतर बनाने के साथ साथ
अब जो आइंदा इलेक्शन की जो तकाजे हैं, जो उसके कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, उसको पेश नजर रखते हुए ऐसी ब्यूरोक्रेट्स भी चाहिए, ऐसी टीम भी चाहिए जो कुछ गैर मकबूल फैसले करने के अंदर माविन साबित हो, जिसका मकसद क्या है कि हुकूमत अवाम ने जिस पिछले कुछ अरसों में मुश्किलात का सामना किया उनका अजाला हो, लोकल सतह के ऊपर कुछ ऐसे मंसूबे भी हों, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना पड़ती हैं जो कि आपको फिस्कल पॉलिसी तो आपको सूट नहीं करती, लेकिन अवामी तवक्कुआत को पूरा उतरने के लिए, अवाम को खुश करने के लिए आपको स्टेप्स लेना पड़ते हैं। तो अब ये सिलसिला उस जानिब बढ़ रहा है, बहुत क्रिटिकल टाइम है, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हर शायद ही कोई दिन हो जिसके ऊपर उनका आइंदा इलेक्शन के ऊपर उनकी तवज्जो मरकूज ना हो। यही वजह कि जब भी उनसे किसी उनके पार्टी के लोगों की रहनुमाओं की मुलाकात होती है तो उनका फोकस होता है कि आइंदा इलेक्शन की तैयारी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उसके साथ ग्राउंड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। तो अब मामला इस जानिब बढ़ रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात होंगे, उसके अंदर भी एक कड़ा इम्तिहान होगा, बल्दियाती इंतखाबात की भी कारकर्दगी बेहतर करनी है और आइंदा आम इंतखाबात के लिए भी कारकर्दगी बेहतर करने की जरूरत है। सईद खाबर साहब, आप ये देखिए कि सिंध हुकूमत के मॉडल पे कुछ हद तक पंजाब हुकूमत मॉडल अपनाने जा रही है। सिंध हुकूमत ने वजीर इत्तलात नहीं रखा था और बहुत अरसा तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब रहे, तो इसी तर्ज पे पंजाब के अंदर भी तमाम तर्जुमान जो 10 से 12 बनते थे उनको फारिग कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आखिरी फरमान ये है कि एक तर्जुमान होंगे और वो फयाजुल हसन चौहान होंगे। अब क्या समझते हैं इस मॉडल से बेहतरी क्या आएगी, और वो जो तनकीद होती थी अपोजिशन की कि तर्जुमानों की तो पूरी फौज है पीटीआई के पास, उसको किस हद तक दबाया जा सकता है? यासिर, यही मेरे ख्याल में इनसे बुनियादी गलतियां हुई कि इन्होंने एक पूरा बानमती का कुंभा जोड़ दिया कि जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का तर्जुमान बन गया, और इन्होंने बजाय इसके कि हुकूमत की कारकर्दगी बयान करने या बेहतर बनाने के, इन्होंने आपस में ही लेग पुलिंग शुरू कर दी। मैं समझता हूं कि इमरान खान को यह सोचना चाहिए कि इमरान खान की बुनियादी कुव्वत क्या थी। इमरान खान की बुनियादी कुव्वत इस मुल्क के नौजवान थे और दूसरी कुव्वत उनकी तब्दीली का नारा था। बदकिस्मती से ये अपने इब्तदाई दिन से ये इक़्तिदार में आते ही इन दोनों कुव्वतों से महरूम कर दिए गए। ना तो इन्होंने अपने उन जवानों को जिन्होंने इन्हें साथ देकर इनको इक़्तिदार में लाए थे उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया, ना उनकी सलाहियतों को यूज किया, ना दूसरी तरफ जो तब्दीली की बात की थी वो तब्दीली अवाम न देख सकी। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 साल जो है इमरान खान ने एक ऐसे तजर्बे में झोंक दिए जिसके नतीजे में उनको अपने लोगों पर एतमाद करने की बजाय एक ऐसी टीम मिली जो 50 साल से 60 साल से इस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में किसी न किसी तरह खानदान की शक्ल में, बाप की शक्ल में, दादा की शक्ल में, बेटे की शक्ल में लोगों पर हुक्मरानी करते रहे हैं, और आज भी उन्होंने इस तहरीक इंसाफ को यरगमाल बनाया हुआ है। ये बहुत देर की है, इनको पहले दिन से चाहिए था कि इन लोगों के साथ ऐसा मामला रखते कि इनको साथ भी रखते, लेकिन इनके हाथों यरगमाल न बनते। इन्होंने पूरा अपना तब्दीली का नारा और अपनी पूरी सियासी पहले से आजमाए हुओं को दोबारा से अगर आजमाना भी था तो नजरियाती कारकुनों को साथ में रखना चाहिए था ताकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बतौर पार्टी भी कुछ फायदा होता। वो जो नुकसान पहुंचा है उसका भी खुमियाजा भुगतने की कोशिश की जा रही है और वो फैसले वो किए जा रहे हैं जो पार्टी के हक में हों। तो राना साहब, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के अगर तमाम तर्जुमान फारिग कर दिए गए हैं और सिर्फ एक तर्जुमान रखा गया है, तो वो एक तर्जुमान रखने का मकसद क्या है? उसकी जगह वजीर इत्तलात क्यों नहीं रखा? देखिए, वजीर इत्तलात के हवाले से भी जल्दी फैसला हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक तर्जुमान रखा गया है वो 50 तर्जुमानों पे भारी। देखिए, फयाजुल हसन चौहान वजीर इत्तलात थे या नहीं थे, वो तर्जुमान थे या नहीं थे, मगर उन्होंने हर मौके पर हुकूमत के हवाले से बेहतरीन अपनी कारकर्दगी पेश की। अपोजिशन को अगर टफ टाइम किसी ने दिया है तो पंजाब में वो फयाजुल हसन चौहान ने दिया है, और हर उस वक्त में दिया है जिस वक्त में जरूरत थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर हुआ है। देखें, इसमें एक मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत ये चाहती है कि जो भी हिकमत अमली तैयार की जाए वो एक शख्स को पता हो, वही उस हिकमत अमली को आगे लेकर चले, वही बयानिया आगे जाए। यानी फिर हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अब जो फैसला किया गया है वो कुछ हक में और बेहतर हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से। मुहर्रमुल हराम की इस वक्त आमद है और मुहर्रमुल हराम के दौरान जलसे जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी सख्त करने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। तो क्या इस दौरान लॉकडाउन लग सकता है? केसेस बढ़ने का अगर खदशा है तो वो किस हद तक है? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, क्या हुकूमत लॉकडाउन का फैसला कर सकती है या लॉकडाउन का फैसला करने से बेहतर हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली कर ली हुई है?
नहीं, देखें, एक तो बिल्कुल क्लियर है, हुकूमत किसी सूरत में लॉकडाउन में नहीं जाना चाहती और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बार बार कह चुके हैं। और उस वक्त में जब शदीद तरीन मामला खराब थे तो उस वक्त भी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया गया था, उस तरह का नहीं किया गया था जिस तरह का लॉकडाउन चाहते थे। देखिए, अब बड़ा क्लियर है, इन्होंने सख्ती करनी है, इसके हवाले से इन्होंने सिफारिशें तैयार कर दी है। सर 10 मुहर्रम का इंतजार हो रहा है, 10 मुहर्रम गुजरेगा, उसके बाद आप देखेंगे इंतहाई सख्ती की जाएगी और सख्ती के साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद वैसे ही बढ़ चुकी है, उसको मजीद बढ़ा दिया जाएगा और सख्ती ये की जाएगी कि फिर आम आदमी जो है रास्त मतलब यहाँ तक एक बनाई जा रही है, बनाने के बाजारों गली मोहल्लों चौकों में चलने वाले लोगों से पूछा जाएगा कि आपने वैक्सीनेशन कराई है। अगर किसी ने कराई है उसकी शनाख्त की कॉपी देकर, उसी नहीं भी कराई, किसी ने झूठ बोला है तो उसका शनाख्त कार्ड देकर उसी वक्त चेक किया जाएगा। अगर उस पता चल जाता है कि उसने करवाई हुई है तो ठीक है, नहीं करवाई हुई उन पर उन्हें एक तो वार्निंग दी जाएगी। वार्निंग देने के बाद उनका शनाख्ती कार्ड नंबर उनके पास होगा, वो वार्निंग चंद दिनों की दी जाएगी या चंद घंटों की दी जाएगी कि इसके आपने इस वक्त तक वैक्सीनेशन करा लेनी है। अगर वो नहीं करवाता तो दोबारा फिर उसे पूछा जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा जब पूछा जाएगा तो सख्ती से पूछा जाएगा। इस संबंध में बड़ा एक अहम तरीन इकदाम करने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने एक बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी ले ली है कि हर सूरत में हमने अगस्त और सितंबर के वक्त तक अपना टारगेट पूरा करना है, ताकि पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर जो वापस है, पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में जो आना जाना है, पाकिस्तान की तजारत, ये ठीक है मामला जो है वो शुरू हो सके। क्योंकि कोरोना की वजह से जो ये शोर मचता है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया, फैल भी गया है और फैल भी रहा है, तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगना शुरू हो जाती हैं। गैर मुल्की जो बहुत से जो लोग हैं वो पाकिस्तान नहीं आते, सियाह पाकिस्तान नहीं आते, पाकिस्तानियों को दीगर ममालिक में जो है जाने में प्रॉब्लम आती है, उनको साइन करना पड़ता है। तो इस हवाले से ये सबसे पहला बड़ा इक़दाम ये किया जाएगा कि अब आम आदमी जो एक आम शहरी जा रहा है उसको खड़ा करके पूछा जा सकेगा कि आपने वैक्सीनेशन कराई है। यानी अगर मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है उसका चलान भी वो कांस्टेबल करने लगा है, ट्रैफिक वार्डन, तो वो साथ देखेगा क्या इसकी वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। पहले हराम के दिनों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और मैकेनिज्म को कुछ तब्दील किया गया है। तो आज 4 मुहर्रम है, आशूरद है, 6 दिन बाद आशूरा है, तो उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन की तरफ जाने की बजाय अब अवाम पर SOPs की सख्ती की जाएगी। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, इंसान नया मकान बनाए तो पाकिस्तान में रहते हुए मकान बनाने के बाद जब गैस का मीटर लगवाना पड़ता है तो जितनी तगोदो करनी पड़ती है, जिंदगी का काफ़ी हिस्सा इसी में गुजर जाता है। सिफारिशात और भारी पैसा वसूल किया जाता है उस 1 मीटर लगवाने की मद में। 8 साल से गैस सारिफीन से नए मीटर की तनसीब के मद में करोड़ों रुपए वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। ये उगरा की मंजूरी के बगैर है। उगरा ने इस पर नोटिस ले लिया है और अभी तहकीकात जारी हैं। असल मामला क्या है, सुहेल इकबाल भट्टी साहब कहेंगे। भट्टी साहब, ये गैस मीटर को लेकर अगर हम अपनी मौजूदा सूरत हाल देखें तो जिस तगोदो से एक आम सारिफ को गुजरना पड़ता है, क्या वो बिला कानून गैर कानूनी थी जो पैसा सारा वसूल किया गया, और अब अगर नोटिस हुआ है तो उसका हासिल वसूल क्या होगा? यासर, ये पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया हो चुका है। हमारे यहाँ एक जो तवानाई नहीं है उसकी वजह से भी अवाम को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो तवानाई मौजूद है वो बिजली हो या गैस हो, उसके वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि आम आदमी का उसका बिल अदा करना मुश्किल हो चुका है। जितनी बिजली महंगी होगी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर उसकी थेफ्ट की उसकी तरफ रुझान बढ़ता है, जहाँ पे कवानीन और सिस्टम भी वीक हो। बदकिस्मती के साथ 2013 से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से नए मीटर की तनसीब के ऊपर 740 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे थे इंतहाई खामोशी के साथ। इस हकीकत के बावजूद कि नए मीटर की तनसीब में जितना खर्च आता है, ओगरा पहले ही सुई नॉर्दर्न को अलाउ कर चुकी है कि आप डिमांड नोट कंज्यूमर को चार्ज करते हैं उसके अंदर तकरीबन 4500 रुपए इस मद में शामिल होते हैं। इसके अलावा आप एक पाई भी वसूल नहीं कर सकते। ये रेगुलेटर की जिम्मेदारी है और उसका कानून है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर कि सुई नॉर्दर्न जो कि ओगरा की लाइसेंसी है, उसके बावजूद उसने इंतहाई खामोशी के साथ ये सिलसिला जारी रखा। अब तक इन सार्फिन से करोड़ों रुपए वसूल किए जा चुके हैं। बहुत सी शिकायत ओगरा को मौसूल हुई। ओगरा अथॉरिटी ने इस मामले का नोटिस लिया, सुई नॉर्दर्न को तलब किया गया, सारा प्रोसेस जांचा गया, तो वहां पर पता चला कि ओगरा की मंजूरी के बगैर यह सिलसिला जारी है। सुई नॉर्दर्न ने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न की जो प्ली थी उसको रिजेक्ट करते हुए ये ऑर्डर जारी किया है, जिसके दस्तावेज दिलास्टर प्रोग्राम को मसूल हुए हैं कि आपका ये इकदाम गलत है। आप सुई गैस सार्फिन से ये रकम
इजाफी वसूल नहीं कर सकते, ये इलीगल एक्ट है। और इससे कबल जितनी रकम आप वसूल कर चुके हैं, आपको उन सार्फिन को ये रकम वापस करना होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दिया है ओगरा ने गैस कंज्यूमर के हक में। और उसकी इंपॉर्टेंट ये है कि ये रकम वापस होगी, किस हद तक ट्रांसपेरेंट तरीके से सुई नॉर्दर्न इसको, यहां से रिपीट कीजिएगा, रकम का मजमूई हजम क्या है? देखिए, इसको कैलकुलेट किए जा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये रकम तकरीबन 1 करोड़ रुपए के लगभग है। चूंकि सुई नॉर्दर्न ने इसकी अभी तक एग्जैक्ट दादोशुमार नहीं दिए, लेकिन ओगरा तहरीरी तौर के ऊपर अपना फैसला जारी कर चुका है और सुई नॉर्दर्न हुकाम को भी कन्वे किया जा चुका है। मामला यह है कि इसके साथ साथ अब जो नए कनेक्शन अक्सर लगा रहे हैं डोमेस्टिक सार्फिन के, वो नए कनेक्शन गैस कंपनियों की जानिब से सुई नॉर्दर्न बिलखसूस उनका रेट लोकल गैस का चार्ज नहीं किया जा रहा, बल्कि RLNG का रेट चार्ज किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। बहुत से घरेलू सार्फिन की शिकायत आ रही है, किसी एक सेक्टर में 1 मीटर जो कि लोकल गैस पर है, नया मीटर अगर लग रहा है किसी बिल्डिंग में, तो उसका रेट RLNG के ऊपर चार्ज किया जाता है, जो कि लोकल गैस के मुकाबले में उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो ये एक बड़ा मामला है। अब मसला ये है कि गैस कंपनियों की भी अपने बहुत से मसाइल हैं, उन्हें उनकी लॉसेज हैं, जिसको ओवरकम करने के लिए वो इस किस्म के इकदाम कर रही हैं, जिसके पेश नजर वफाकी हुकूमत ये गौर कर रही है कि पाकिस्तान में 2 गैस कंपनियां काम कर रही हैं, सुई नॉर्दर्न और सदर्न, कि इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए। हर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो और ट्रांसमिशन कंपनी को अलग किया जाए, ताकि अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकें। और मुख्तलिफ तरीकों से सार्फिन से जो इजाफी वसूली की कोशिश की जाती है, माजी में भी अरबों रुपए की ओवर बिलिंग की गई, उसके प्रेशर फैक्टर के नाम के ऊपर ओगरा ने नोटिस लिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर आए, उसके बाद ओगरा अल्टीमेटली सुई नॉर्दर्न को फैसला वापस करना पड़ा। अगर नई कंपनीज बनाई जाती है तो उससे बेहतरी का आएगी। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम कर दी जाए, 4 हिस्सों में कर दी जाए, तो उससे बेहतरी क्या आ सकती है, या फिर इसी सतह के ऊपर भी बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, असल है नीयत की बात कि आप काम किस तरह से करना चाहते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। जो लोग बैठे हैं इतने अरसे से इन मामला को चला रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको बेहतर पता है कि किस तरह से इन मामला को ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्यों ठीक नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें जाहिर है कोई कहीं ना कहीं किसी का खांचा है, कोई माफिया बैठा है कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली इनकी जो जैसे वापडा में किया गया तजर्बा, जो सप्लाई कंपनीज हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो उनको डिस्कोज और आइस्कोज जिस तरह बनाई गई, उससे मेरा ख्याल है इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसका जो एक सेंट्रलाइज्ड उसका सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा तोड़ने की ज़रूरत है, ताकि जो लोकल लेवल के ऊपर जो रिड्रेसल होती है चीज़ों की, जो मामलात होते हैं वो किए जा सके। जैसे मीटर की आपने लगाने की बात आप करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान की एक SNGPL की प्रायोरिटी है अपनी, वो प्रायोरिटी लिस्ट बनती है, उसमें अर्जेंट कनेक्शंस होते हैं, फिर इस तरह करके। तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4-5 जगहों पे, तो फिर उसके हर जगह के हवाले से, मतलब बलूचिस्तान छोटा एरिया है, थोड़े लोग हैं, वो अगर उस प्रायोरिटी लिस्ट में जब आएंगे SSGPL की, तो उसमें तो वो पता नहीं कहाँ पे चले जाएंगे अगर कराची के कनेक्शन उन्होंने देने हैं और बाकी देने हैं। तो इस तरह से उसका फ़ायदा तो यकीनन होगा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सबसे बड़ी है विल, कि जो लोग इसको चला रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी नीयत क्या है, क्या वो इसको सही तरीके से करना चाहते हैं। बात नीयत पे बनती है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप सेंट्रलाइज्ड महकमे को भी बेहतर तरीके से चला सकते हैं, लेकिन अगर नीयत साफ नहीं है तो फिर अगर 4-5 सतहों पे भी उसे मुंतकिल कर दिया जाए तो फिर भी बेहतरी नहीं आ सकती। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने सिंध में पेशकदमी का ऐलान किया, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो सिंध, जिसे अपना आखिरी कला समझती है, उसे बचाने के लिए तगोदो कर रही है। सुनने में यह है कि आम इंतखाबात से कबल अजला की नई हल्का बंदियां की जा रही हैं ताकि कुछ तरतीब दिया जा सके। नए अजला के कयाम की भी बातें चल रही हैं। खबर साहब की तरफ बढ़ेंगे। खबर साहब, सिंध में नए अजला की तश्कील के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं। कितने नए अजला बनाने जा रही है सिंध हुकूमत और उसके पीछे मुहर्रिकात क्या क्या दिखाई देते हैं? देखें यासिर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पाकिस्तान में इनकलाबी जमात समझी जाती थी। खास तौर पर भुट्टो साहब के दौर में पूरे पाकिस्तान में जितने भी तबके थे वो सब भुट्टो साहब की तरफ देखते थे। जब बीबी शहीद जिंदा थी तो भी उन्हें कहा जाता था कि बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर। तो अब पीपल्स पार्टी पिछले कुछ अरसे से बेनज़ीर साहबा की शहादत के बाद सुकड़ कर सिंध तक महदूद हो गई है और दूसरे सूबों में उसकी मौजूदगी बहुत मामूली होती है। तो अब एक इस तरह से इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आखिरी सियासी किला करार दिया जा सकता है।
तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में तमाम जगहों पे इंतखाबात जीत कर वहाँ हुकूमत बना चुकी है। एक सिंध में वो हुकूमत बनाने में नाकाम रही। तो अब ये हुआ है कि शुरू दिन से पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक सियासी लड़ाई रही है, अब वो एक मंतकी अंजाम की तरफ रवाना है। अब जबकि नए इंतखाबात की और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं, तो ऐसे में तवज्जो दी है इमरान खान ने सिंध पर, और सिंध में अपनी पेशकदमी बढ़ाई है। वो आन करीब दौरा करने वाले हैं और उनके लिए बहुत सारे लोग जो है वो जाना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ में। इसके सियासी तोड़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स और 10 तालके कायम करने का फैसला किया है और बिलावल भुट्टो इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इजाजत दे दी है। सरकारी लोगों को भी कह दिया गया है कि आप इसको तकसीम करें। इसका टोटली सियासी पस मंजर है। मिसाल के तौर पे दादू है, दादू इनका एक मुखालिफ ग्रुप रहा है, वहां लाकर जतोई है, उसको तोड़ के मेयड़ एक वहां पर तहसील है, उसको जिला बनाया जा रहा है। खिपरो सांगड़ जो है वो पीर साहब पगाड़ा का सियासी किला रहा है, उसको तोड़ के वहां खिपरो को बनाया जा रहा है। बदीन जो है वहां फहमीदा मिर्जा और डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा हैं, तो वहां तोड़कर मासली एक तालका है, तहसील है, उसको जिला बनाया जा रहा है। इसी तरह शहीद बेनजीराबाद नवाब शाह को तोड़कर हाकिमाबाद, वहां पर एक नया हाकिम अली जरदारी साहब जो वालिद मोहतरम थे हमारे साबिक सदर आसिफ जरदारी के, उनके नाम पे एक जिला बनाया जा रहा है। इसी तरह शहदादपुर को भी जिला बनाया जा रहा है। सहराए थर में थरपाकर, उसको तोड़कर वहां पर एक छाछरो तहसील है, उसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जा रहा है। ये देख रहे हैं कि सियासी मफाद क्या हासिल होगा। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर नए अजला बनने जा रहे हैं, सिंध के अंदर नए ताल्लुके बनने जा रहे हैं और वो उन इलाकों पर बना रहे हैं कि जहां पे अपोजिशन ज्यादा मौजूद है पीपल्स पार्टी की, तो इससे पीपल्स पार्टी को बेनिफिट और अपोजिशन को नुकसान हो सकता है, या फिर ये सिर्फ सियासी पत्ते ही हैं, ये वक्त में शो किए जाए तो सिर्फ आपको सियासी बेनिफिट मिल सकता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के हवाले से? देखिए, इससे सिर्फ एक सियासी फायदा मिल सकता है। सियासी पत्ते हैं, सियासी चालें हैं। एक चीज तो ज़हन में रखिएगा, अगर किसी जगह पे कोई इनका सियासी मुखालिफ है और उस मुखालिफ की जगह पर जाकर ये एक नई कोई चीजें लाते हैं, उनके खिलाफ कोई काम करते हैं, तो उससे नफरत बढ़ती है, कम नहीं होती। और मुझे पाकिस्तान में कोई एक जगह ऐसी दिखा दे कि जहां पर जिस शख्स ने ये काम किया हो और उसकी कुव्वत बढ़े, ऐसा नहीं होता। देखें, ये एक सियासी पत्ते हैं, सियासी पत्ते खेले जा रहे हैं, सियासी शतरंज की बाजी है जिसे चाह रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत है। कोई जितना मर्जी कहे कि सिंध में उसने काम किया या नहीं किया, सिंध की सियासत और पंजाब की सियासत, सिंध की सियासत और केपीके की सियासत, सिंध की सियासत और बलोचिस्तान की सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर पार्टी का वोट भी है और पार्टी से हटके जो जगीरदाराना निजाम जो है, वहां पर जिम्मेदाराना निजाम जो है, वहां पर वडेरी हचाई जो है, ये निजाम भी बड़ा है। वहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पतालों में कुछ भी नहीं है, तलीमी इदारे नहीं है, तलीमी इदारे जो है भैंसों के बारे बन चुके हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद वहां पर वही लोग जीतते हैं जो पीपल्स पार्टी से तल्लुक रखते हैं या माजी में वो जीतते थे जिनकी हुकूमत होती थी। इसलिए कि वहां पर इलेक्शन में सबसे ज्यादा असरसों पुलिस का इस्तेमाल होता है, जाती असरसों का इस्तेमाल होता है। पंजाब और सिंध की सियासत में फर्क है, वहां पे डेवलपमेंट हो या ना हो, लेकिन फिर भी रुजू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ अवाम का ज्यादा होता है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करें ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हालत जंग में अफगानिस्तान था, वहां से लोग पाकिस्तान की तरफ आने लगे, हमने पनाह दी, अफगान पनाह गुज़ीन बन गए और उनमें से बेशतर अपने शनाख्ती कार्ड बनवाकर पाकिस्तान के ही होके रह गए। हम आज तक उन लाखों लोगों को पनाह दिए बैठे हैं और उनके सर का भार हमारे कंधों पर है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद भी अफगानिस्तान की तरफ से हम पर तोहमतें लगाए जाना, हमें गद्दार कहा जाना, हमें यह कहना कि इनकी जानिब से हमारी सरजमीन इस्तेमाल होती रही, इनकी सरजमीन इस्तेमाल होकर हम पे बमबारी होती रही, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो फिर हमें यह सोचना होगा कि हम 20 सालों से किसको पनाह दिए बैठे थे, उससे हमें क्या फायदा हुआ। हम दूसरों की जंग में अपनी जानें गंवाए बैठे हैं तो हमें कितना फायदा हुआ, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब, अफगान पनाह गुज़ीन जो हैं
उनके बारे में एक नई रिपोर्ट मुरतब हो रही थी कि उनकी वापसी के हवाले से क्या सोचा जाएगा, क्या चीजें देखी जाएंगी, तो उनके हवाले से इंकशाफात क्या हुए? देखिए यासर, ये बड़ी खौफनाक चीज है कि 40 लाख के करीब अफगान जो महाजरीन थे, इनको हमने पनाह दी। पाकिस्तान के अंदर इन्हें खाना पीना रहायश पैसा अरबों रुपए लगे, पाकिस्तानियों के दिए गए। इन लोगों में से बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड भी बना लिए, उसमें हमारे भी कुछ लोगों की गलतियां जिन्होंने इनके शनाख्ती कार्ड बनाए। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इनका अच्छा खासा कारोबार हो गया, शादियां हो गई। अब अफसोस की बात यह है कि एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आज भी उन अफगानियों में से बहुत से अफगानी ऐसे हैं, बाकायदा उनकी तादाद दी गई है कि वो अफगानी जो है बाकायदा अफगानिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मूवमेंट चलती है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई नफरत पैदा होती है, पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाती है, या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम करना होता है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, तो बतौर सहूलतकार वो इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ तक कहा गया कि बहुत बहुत बड़ी तादाद में मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों को पैसा पहुंचाना, सहूलतकारों को पैसा पहुंचाना, ऐसे इक़दाम में ऐसे काम जो है उस पर भी वो मुलव्वस है। बाकायदा कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इसके अलावा पिंडी, यहाँ की मुख्तलिफ मार्केटों के नाम दिए गए हैं कि जिन मार्केटों में बहुत से जो है अफगानी ऐसे मौजूद हैं जिनको न सिर्फ पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते हैं बल्कि वहां से उनके पासपोर्ट ऐसे नए बने हुए हैं जहां से वो भारत भी जाते हैं। ये तमाम इंकशाफात किए गए हैं उस रिपोर्टों में। उन रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि बहुत से अफगानी आज भी बतौर सहूलतकार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत सी जराइम की वारदातों में वो इस्तेमाल होते हैं, बहुत से क्रिमिनल ग्रोह जो हैं उन्होंने बना रखे हैं। ऐसी बहुत सी चीज रिपोर्ट जो है वो बाकायदा तैयार हो चुकी है और अब इसके बाद मेरा ख्याल है फैसला खुद मरहला आने वाला है कि ऐसे तमाम अफगानी जो जराइम पेशा है, जो बतौर सहूलतकार इस्तेमाल हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने वालों का साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ वो पेशन होने जा रहे हैं। बाकायदा एक तो यहाँ तक कहा गया कि कुछ एक से ज्यादा तस्वीर ऐसी भी दिखाई गई कि जिसपे पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती करते पाकिस्तान में रहते हुए अफगानियों को दिखाया गया। ऐसे अनासिर तो बेनकाब होना चाहिए। अगर ऑपरेशन होने जा रहा है तो उम्मीद करते हैं वो ऑपरेशन कामयाब हो। राव साहब, हम मजमूई तौर पे तमाम पनाह गुज़ीनों पे इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को जो गंदा कर देती है, एक कॉल भी है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो और बचो। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि अफगान पनाह गुज़ीन आइंदा हमारे लिए क्या मुश्किलात का बायस बन सकते हैं, या फिर यह मामला फामो तफहीम से हल हो सकता है इनकी वापसी का? देखिए, ये बहुत एक पेचीदा मसला है और मुश्किल मसला है जो अफगान मुहाजिरीन का है। वहाँ पे अगर अशरफ गनी साहब की जैसे हुकूमत थी, वो बड़ा दूध शहद की नहरें बहा रहे थे वहाँ पे, तो वो ले लेते इनको वापस। क्यों नहीं उन्होंने वापस लिया इनको? इस तरह से मुख्तलिफ मराहिल आए जहाँ पे उनकी वापसी हो सकती थी, लेकिन हमेशा अफ़गानिस्तान की तरफ से और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से किसी ना किसी तरीके इसको रोका गया या रुकावटें खड़ी की गई उसको उनकी वापसी के हवाले से। बीच में कुछ थोड़ी सी हुई, फिर रुक गई। इस तरह करके 30 लाख अभी भी हमारे पास ये लोग मौजूद हैं, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान पूरी दुनिया को बार बार ये बता रहा है कि जितनी मूवमेंट, हज़ारों की तादाद में रोज़ मूवमेंट होती है, ये लोग जाते हैं वापस आते हैं, उनमें कौन बंदा आ गया है, चला गया है, उसमें कोई ऐसा बंदा बीच में आ गया जिसके कनेक्शंस जो है पीछे NDS और ऊपर राह से फिर जो उनका एक नेटवर्क है, जो अब एस्टेब्लिश नेटवर्क है, उससे वो होंगे, और यहाँ पे आके वो किस तरह से करेगा। अभी दासू वाला जो आपका है उसमें आप देखिएगा वो कनेक्शन निकल आया है, और वो भी इसी कैंप के थ्रू मूवमेंट हुई होगी। जो बंदा आया था तारिक वहां से, और जो गया था, क्या समझते हैं? ये देखिए कि दासू वाला जो वाकया था जिसमें असल टारगेट दयामिर भाषा डैम था, दूसरा अफगान सफीर की बेटी वाला वाकया, पाकिस्तान की जिस तरह साख मजरू की गई, हमने उनके लिए जितनी कुर्बानियां दी वो उतनी नफरत हमारे लिए पैदा कर रहे हैं। यासिर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रार NDS का ये बिल्कुल गठजोड़ था, और बिलखुसूस पहले भारत ने दयामिर भाषा डैम की तमीर को रुकवाने के लिए 10 से 15 साल आलमी सतह के ऊपर लॉबिंग की और हमें काम शुरू नहीं करने दिया। फिर पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम अपने वसाइल से दयामिर भाषा डैम तमीर करेंगे, और उस वक्त जब काम शुरू हुआ बहुत से खतरात थे। उस वक्त एक स्टोरी का मैंने रिपोर्ट भी किया था, वहां पर स्पेशल सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरेंजमेंट किए गए वहां पर, जिसकी वजह से अब ये लोग वहां तक तो नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगेन इनका टारगेट था कि हम किसी न किसी तरीके से इस अमल को सबूताज करें।
चूंकि जामिर भाषा डैम के ऊपर भी चाइनीज कंपनीज काम कर रही हैं और धासू के ऊपर भी यहाँ पर चाइनीज कंपनी काम कर रही है, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इस सारे प्रोसेस को सबोटाज करें, सीपेक को हम इफेक्ट करें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब मजीद सिक्योरिटी को जहाँ पर बेहतर बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ उन फैसिलिटेटर को जैसे गिरफ्तार किया गया और उनसे यकीनी तौर के ऊपर बहुत सी मालूमात मिलेंगी जो अफगानिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं जिन्हें भारत की पुष्टपनाही हासिल है, वहां तक हम पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल में ये वो मामला है जहां पाकिस्तान आलमी बिरादरी को पहले भी कई मरतबा बावर करा चुका है कि भारत किस तरीके के साथ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब करने के अंदर मुलविस है, दहशत गर्दी में मुलविस है और आलमी सतह के ऊपर वो पाकिस्तान को बदनाम करता है फिर इस किस्म के इकदाम से। अब चीजों को आइडेंटिफाई तो कर लिया गया है और मेरे ख्याल में स्पेशली जो अफगानिस्तान के सूरत हाल डेवलप हुई है, आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। क्या आलमी बरादरी इसका नोटिस लेना चाहती है, ये एक असल सवाल है। सईद खावर साहब, आप क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी को इस बात का भी बखूबी इदराक है कि हमारी कुर्बानियां क्या हैं, इस बात का भी बखूबी इदराक है कि खित्ते में बदअमनी कौन फैलाना चाहता है, लेकिन इस सब के बावजूद आलमी बरादरी का रवैया जो मनफी रहा हमेशा से और रहेगा भी, इसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? यासर, पहली बात तो यह है कि हमने एक अच्छे पड़ोसी की हैसियत से जो है वो अफगानिस्तान को जानो मन से उनको कबूल किया और हमने उनके लिए बहुत कुर्बानियां दी। हमारी जवानों ने जाने गंवाई और हमने बहुत माली तौर पे और जिस्मानी तौर पर वहाँ कुर्बानियां दी, लेकिन हमारे पड़ोसी ने हमारी इन कुर्बानियों की कदर नहीं की। हमने इनके लिए अपने सरहदों के दरवाजे खोले, हमने इनके लिए राशन का इंतजाम किया, हमने इनके खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन इनके दिल जो है इंडिया के साथ धड़कते हैं। बुनियादी बात यह है कि अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिका, इसराइल और भारत ये यक आवाज होते हैं और आलमी बिरादरी, अक़वाम आलम इनके ज़ेर असर रहती हैं और पाकिस्तान के नैरेटिव को समझने में गलत फहमी का शिकार रहती हैं। हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में ये जो इस वक्त आग भड़क रही है, जो अनकरीब अल्लाह रहम करे खाकम बदहन, ये एक खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं और आने वाले 6 महीने 1 साल पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए तो खास तौर पे पाकिस्तान के लिए भी ये बड़े अलार्मिंग हैं और इसमें हमें सोच विचार करना होगा और हमें अपने संत का नए सिरे से इयादा करना होगा कि हमने जो एक पॉलिसी जंग अफगानिस्तान की थी, 20 सालों में लोग हमारे मारे गए, जंग अफगानिस्तान की थी, उनके लोगों को हमने पनाह दी, हमारे बिलियन डॉलर चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप हम पे तोहमतें लगाएंगे, आपके मुहिब्बुल्लाह जैसे अशखास हमें गालियां देंगे तो फिर हमें खून के आंसू तो रोना पड़ेगा। हमें अपने फैसलों पर नजरसानी तो जरूर करना पड़ेगी कि हमने माजी में क्या फैसले कर लिए जिसकी वजह से आज ये हमारे खिलाफ हैं। फिर हम भी उस फैसलों पर नजरसानी करने के बाद आपके लोगों को वापसी के रुजू के लिए इशारे देते फिरेंगे, तो आप सोचिए आपके साथ फिर क्या होगा। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अजीम साहब, सईद खावर साहब, सोहेल इकबाल भट्टी साहब और राव खालिद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे यासिर रशीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।